हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अप्रैल 2024 के करंट अफेयर की क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन राजस्थान परिदृश्य देखेंगे, यानी अप्रैल महीने का राजस्थान परिदृश्य, यानी कि राजस्थान में क्या घटना इंपॉर्टेंट हुई और क्या अपने एग्जाम के रिलेटिव कोई न्यूज़ बनती है या अपने क्वेश्चन बन सकता है अप्रैल माह में से, तो वो देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। ये अपन क्रोनोलॉजी की बुक कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वो देखेंगे। तो ये लोकसभा चुनाव वर्तमान में चल रही है, ये 18वीं लोकसभा है। क्लियर। और इन 18वीं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 16 मार्च और 2024 को जारी हुई। क्लियर। अपने राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुए, यानी 2 दिन चुनाव हुए। मेन बात ये है, 2 दिन कौन से? एक तो 19 अप्रैल 2024। क्लियर। उसके अलावा 26 अप्रैल 2024। क्लियर। कुल अपने लोकसभा की सीटें हैं 25। राज्यसभा की पूछिए तो राज्यसभा की है अपने 10 सीटें। क्लियर। लेकिन अभी लोकसभा की बात चल रही है, तो लोकसभा की कुल सीटें हैं 25 है। क्लियर। तो पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों के चुनाव हुए, दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों के चुनाव हुए। क्लियर। पहले चरण की लोकसभा सीटें देख लेते हैं। पहले चरण की लोकसभा सीटें, प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर में मतदान हुए, यानी कि 12 लोकसभा सीटों पे पहले चरण पे। द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय चरण में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, जयसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां में मतदान हुए। क्लियर। चलो, तो उसके अलावा विधानसभा उपचुनाव भी हुए। विधानसभा उपचुनाव क्यों हुए, इसके पीछे का कारण जान लेते हैं और कहाँ हुए। तो विधानसभा है दोस्तों, बागीडोरा विधानसभा है। ये एसटी की विधानसभा है, यानी कि अनुसूचित जाति की यहाँ पर सीट है। क्लियर। अनुसूचित जनजाति। क्लियर। बांसवाड़ा में स्थित है ये। क्यों हुए और कब हुए? तो दोस्तों, ये 26 अप्रैल को हुए, जब सेकंड चरण लोकसभा चुनाव हुए थे, तब हुए। क्लियर। अब देख लेते हैं क्यों हुए। तो वहाँ के कांग्रेस के वो नेता है महेंद्रजीत सिंह, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जो विधायक पद से वहां से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में मिल गए, इस कारण चुनाव हुए। क्लियर। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। लोकसभा और लोकसभा के मुख्य चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव की जो अपन कह सकते हैं संपन्न कब होंगे, तो संपन्न ये 4 जून को होंगे। 4 जून 2024 को। तभी कोई बात होती है तो कहते हैं कि 4 जून को पता चल जाएगा, 4 जून को तुम्हारे वाला जीतेगा या हमारे वाला। क्लियर। तो यहाँ तक इतनी न्यूज़ थी इससे, इस आर्टिकल से संबंधित। चलो भाई, अगला है अडानी ग्रुप का 180 मेगावाट का सोलर प्लांट अपने राजस्थान में स्थापित हुआ है। राजस्थान की जैसलमेर में। ये जैसलमेर में स्थापित किसने किया है? तो अडानी ग्रुप की कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसे AGEL भी कहते हैं। क्लियर। कहाँ पर स्थापित किया है? तो इसे जैसलमेर के देवीकोट नामक स्थान पर स्थापित किया है। क्लियर। और 180 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र है ये, यानी कि 180 मेगावाट और सौर ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। क्लियर। सोलर जो अपन कह सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्लियर। कंपनी द्वारा ये जानकारी 27 मार्च और 2024 को साझा की गई थी। क्लियर। चलो भी, उसके अलावा ये जो अपना प्लांट है जो सोलर ऊर्जा वाला, ये 1.1 लाख से अधिक घरों को क्या करेगा? सोलर ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। क्लियर। और जो कंपनी है, कंपनी साल में और 540 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी कंपनी या ये सोलर प्लांट। क्लियर। चलो भाई, उसके अलावा दोस्तों एक ध्यान की बात और है। एक अपने को फैक्ट और याद रखना है कि 0.39 मिलियन टन CO2 का उत्सर्जन कम होगा। क्यों होगा दोस्तों? जैसे कि आमतौर पे बिजली किससे बनाई जाती है? तो कोयलर से, यानी कि कोयले से बिजली बनाई जाती है। किससे? कोयले से बिजली बनाई जाती है आमतौर पे।
हाँ जी, कोयले से बनाई जाती है। तो कोयले से बनाई जाती है, कोयला जलता है तब क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे क्या होता है, जिससे अपने वातावरण को नुकसान होता है। और जो सौर ऊर्जा से 0.39 मिलियन टन CO2 कम, यानी कि इस प्लांट से और कम जो प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, चलो भाई। अब एक चीज, एक फैक्ट और याद रखना है अपने को, क्या है कि इस प्लांट के सफलतापूर्वक चालू होने के साथ ही जो अपने अडानी ग्रुप है का ऑपरेशन सोलर पोर्टफोलियो बढ़कर जो अपने 6243 मेगावाट हो जाएगा, यानी कि ये सोलर जो ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं ये 6243 मेगावाट हो जाएगी। क्लियर। उसके अलावा इसकी कुल ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता 9784 मेगावाट हो सकती है, जो भारत में क्या है, सर्वाधिक है। क्लियर। चलो भी, ये आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है दोस्तों, अगला आर्टिकल जो अपने जल जीवन क्या है, जल जीवन मिशन है, उसमें डीडवाना कुचामन क्या है, शीर्ष पर है। क्लियर। चलो भाई, केंद्र जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन, जिसे JJMB कहते हैं, के तहत पहली बार राजस्थान के जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तय की गई है। क्लियर। चलो भाई, वर्तमान में राजस्थान के 48 जिलों की रैंकिंग बनाई गई है, 48 जिलों की रैंकिंग बनाई गई है। इसमें जोधपुर और जयपुर शहरी क्षेत्र के जिले शामिल नहीं है। क्लियर। जयपुर जो शहरी क्षेत्र जिला है, या फिर अपन कह सकते हैं जोधपुर है, वो शामिल नहीं है। उसके अलावा 48 जिलों की सूची तैयार की गई है। क्लियर। आंकलन के लिए, एक मिनट दोस्तों, हाँ, आंकलन के लिए 100 नंबर की मार्किंग की गई है। इसमें से 65 अंक फिजिकल प्रोग्रेस, 20 अंक पानी की गुणवत्ता यानी पानी की क्वालिटी, उसके अलावा 15 अंक, जो 15 अंक है वो स्थानिक व्यवस्थाओं के लिए है। क्लियर। रैंकिंग प्रदेश के 11 जिले परफॉर्मर रहे हैं। जो रैंकिंग प्रदेश है, यानी कि प्रदेश में 11 जिले क्या रहे हैं, परफॉर्मर रहे हैं, जबकि 24 जिले क्या है, अति पिछड़े रहे हैं, यानी कि 11 जिलों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। क्लियर। चलो भी, प्रदेश के टॉप परफॉर्मर, यानी कि टॉप रैंकिंग है, जो टॉप परफॉर्मेंस की है, वो डीडवाना कुचामन जिले में ने की है। क्लियर। इसने 100 में से और 75.95 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं जो खेरतल तिजारावाड़ा है पूर्वी जिला, उसने 70.47 अंक प्राप्त किए। कितने में से, 100 में से। क्लियर। चलो भाई, उसके अलावा श्री गंगानगर सेलम्बर जो अपने उदयपुर से अलग हुआ था, शाहपुरा, चित्तौड़, नीमका थाना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर को बी श्रेणी में रखा गया है। क्लियर। चलो भाई, एक क्रिकेट से संबंधित पुरस्कार है दोस्तों, पुरस्कार है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024। क्लियर। इसमें देखते हैं कि ये क्रिकेट, महिला क्रिकेट से संबंधित है। क्लियर। राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर्स को दिए जाने वाले सुंदर कांति जोशी पुरस्कार की घोषणा 17 मार्च 2024 को की गई है। किसके द्वारा दिया जाता है, राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा। क्लियर। किसके लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के, जो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर है उनको दिया जाता है। पुरस्कार का नाम क्या है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। क्लियर। घोषणा कब की गई, घोषणा 17 मार्च 2024 को की गई। क्लियर। अब इसमें मेन बात याद रखने वाली क्या है, मेन, हाँ, इतनी बात याद रख ली। अब इसमें मेन बात यही है। क्लियर। अब विजेता देख लेते हैं, जो सुंदर कांति अपना अवार्ड है उसकी, सुंदर जो कांति जोशी अवार्ड है उसकी विजेता। तो अपन वर्ग के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सीनियर वर्ग में। सीनियर वर्ग में है ज्योति चौधरी। क्लियर। ये विकेट कीपर और बल्लेबाज है, विकेट कीपर बल्लेबाज है कौन, ज्योति चौधरी, सीनियर वर्ग से है ये। क्लियर। विकेट कीपर है और बल्लेबाज है ज्योति चौधरी को इस वर्ष BBCI के टूर्नामेंट में कुल 369 रन बनाए तथा
41 को आउट किया। क्लियर, चलो भाई। उसके अलावा सब जूनियर कैटेगरी में देख लेते हैं। तो सब जूनियर कैटेगरी में वृद्धा शर्मा ने और 200 रन बनाए हैं। वृद्धा शर्मा ने जो अवार्ड है वो प्राप्त किया है। रन 209 बनाए हैं और 2 विकेट हासिल की है। क्लियर। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीता भार्गव ने हासिल किया है। लाइफ टाइम अचीव भार्गव अवार्ड, ये सीता भार्गव है जो लाइफ टाइम अवार्ड अचीव किया है। ये 70 के दशक की और भारतीय जो टीम है, भारतीय महिला टीम है, उसमें खेली हुई है। क्लियर, चलो भाई। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या है ये? कि सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 5 मार्च 2024 को जयपुर में किया गया। यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को तेजी लाने के लिए या लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए वो राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। कब किया गया? तो वो किया गया दोस्तों 4-5 मार्च 2024 को किया गया। कहाँ किया गया? तो वो किया गया जयपुर में। अब देख लेते हैं इसके आयोजक देख लेते हैं। तो इस सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग। अब नीति आयोग पूछ ले तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर। नीति आयोग की मेजबानी में राजस्थान सरकार और भारत सरकार में तकनीकी साझेदारी यूएनडीपी व संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी में किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जान लेते हैं। तो उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण है को परखने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके अलावा उपराष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी को संस्थागत बनाने पर अपने अनुभवों का आदान प्रदान करना। क्लियर। राष्ट्रीय व उपराष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी से संबंधित वित्तीय स्थिति का पता लगाना और एसडीजी एजेंडा 2030 के जो मध्य बिंदु है पर प्रगति में तेजी लाने के लिए रास्ता तैयार करना। इसका क्या है? उद्देश्य है। क्लियर, चलो भाई। अब देख लेते हैं कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं इसकी। कि सम्मेलन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 नोडल पोर्टल यूएनडीपी के एसडीपी नॉलेज हब, राजस्थान सरकार के खाद्य व पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड और SDG2 जीरो हंगर डैशबोर्ड की शुरुआत की। क्लियर, चलो भाई। अपन 3 नॉलेज हब की किसने की शुरुआत की? किसने? अपने जो भजनलाल शर्मा जी द्वारा। क्लियर, चलो भाई। अब ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है तो ये आप देख लेना, इतनी काम की नहीं है। अब कुछ अगला आर्टिकल क्या है? कि जो अपने राजस्थान के 4 प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। 4 जो अपने कलाकार है प्रख्यात यानी कि सुप्रसिद्ध कलाकार है, उन्हें क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। क्लियर। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से राजस्थान के 4 कलाकारों को वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के लिए पुरस्कृत किया गया है। क्लियर, चलो भाई। अब कुछ इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में जानेंगे। क्लियर, चलो भाई। 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप ऐसे मान लो कि स्कॉलरशिप टाइप में होता है। जैसे अपने CSIR करते हैं या फिर पीएचडी वगैरह करते हैं, तो उसमें जो अपने को फेलोशिप वगैरह मिलती है तो उससे संबंधित, उससे रिलेट करके देख लेना। फेलोशिप यानी कि पुरस्कार तो हो गया, पुरस्कार तो सीधा हो गया, और ये फेलोशिप स्कॉलरशिप की तरह होती है। क्लियर। फेलोशिप और पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में 6 मार्च 2024 को प्रदान किया गया या दिया गया। क्लियर, चलो अभी 2022 के पुरस्कृत कलाकार देख लेते हैं। तो 2022 के श्रोता वादक वसंत काबरा। क्लियर। लाइट थिएटर आर्ट्स लाइटिंग में
दौलत राम वेद परंपरागत संगीत बम्पम, जो बम्पंग है, बम्पंग वाद्य यंत्र है, बम्पंग वाद्य यंत्र के लिए गुफरुद्दीन मेवाती जोगी को मिला। क्लियर। उसके अलावा 2023 में मोइनुद्दीन खान को सारंगी जो वाद्य यंत्र बजाने के लिए और अवार्ड मिला। क्लियर। चलो भाई इन जो 4 जो कलाकार हैं इन्हें अवार्ड मिला। चलो भाई अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? हाँ, अगला आर्टिकल क्या है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड। क्या है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड? उपयुक्त के लिए अतिरिक्त राजस्थान यानी कि उसके अलावा राजस्थान के निम्न 2 व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला। कौन कौन है ये? तो जयपुर की युवा रंगकर्मी प्रियदर्शनी मिश्रा को थिएटर में राइटिंग के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड प्रदान किया गया। क्लियर। उसके अलावा अलवर के मेवाती घराने के यूसुफ मेवाती को लोक संगीत में यह अवार्ड मिला। क्लियर। चलो भी उसके अलावा जो अपने IIT जोधपुर है उसने एक हाइब्रिड ड्रोन तैयार किया है। किसने? IIT जोधपुर ने। क्लियर। IIT जोधपुर द्वारा ऐसे हाइब्रिड जो ड्रोन है, हाइब्रिड ड्रोन का क्या है प्रोटोटाइप विकसित किया गया जो जल थल नभ यानी कि जमीन, पानी व हवा में कार्य करने के लिए सक्षम है। क्लियर। चलो वे क्या है इसमें क्या है कि विशेष किस्म का यह हाइब्रिड ड्रोन एहिंगा एक प्रजाति होती है पक्षी की, उससे प्रेरित होकर इसे विकसित किया गया जो जमीन और पानी दोनों में चलने के लिए क्या है सक्षम है। क्लियर। चलो भाई यह पानी के अंदर 8 घंटे रह सकता है, पानी के भीतर 8 घंटे रह सकता है। उसके अलावा इसकी उड़ान का समय 15 मिनट है, यह 15 मिनट उड़ान कर सकता है। क्लियर। इस प्रकार हाइब्रिड ड्रोन तकनीक की वर्तमान में अमेरिका, चीन सहित बहुत कम देशों के पास है, यानी कि मोटा मोटी देशों के पास है जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, और उसमें IIT जोधपुर के योगदान के कारण और भारत ने भी वो मुकाम अचीव कर लिया है। क्लियर। चलो भाई अगला है राज्य संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च। इसमें क्या है कि प्रदेश के बांधों और नहरों, प्रदेश के बांध है जो नहर है उनका जल स्तर, जो रियल टाइम जल स्तर की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड सूचना पोर्टल जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा 15 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया। यानी कि जो बांध है, नहर है, उनमें जल का स्तर कितना है रियल टाइम, यानी कि जिस टाइम अपन जैसे वर्तमान में पानी कितना है उसमें, वो जानने के लिए और ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। क्लियर। चलो भाई पोर्टल भी, सूचना पोर्टल भी कह सकते हैं। चलो भाई इसमें क्या है कि राजस्थान यह पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्लियर। चलो भाई यह पोर्टल जन संसाधन व भू विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत विकसित किया गया। क्लियर। पोर्टल के लाभ देख लेते हैं, पोर्टल के लाभ क्या क्या हैं, पोर्टल के लाभ देख लेते हैं। क्या है कि 1 मिनट, हाँ, पोर्टल के माध्यम से बांध और नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को मिल सकेगा। यानी कि ऐसा पोर्टल बना दिया गया कि ऐसा सूचना का एक पोर्टल बना दिया गया, वहाँ पर आम जनता को और नहरों बांधों में कितना पानी है वो पानी का पता चल जाएगा। क्लियर। चलो भाई इस पोर्टल से न केवल बाढ़ और सूखे के बारे में पूर्व अनुमान यानी कि पहले से अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जल का बेहतर प्रबंधन यानी कि जल का जो मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, वो भी करना संभव हो सकेगा। क्लियर। चलो भाई अगला आर्टिकल क्या है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को वित्तीय सहमति मिली। यानी कि नेशनल ई विधान यानी कि जो अपन कह सकते हैं विधानमंडल को ऐसे मान लो कि आधुनिक कर दिया गया। आधुनिक यानी कि
ऐसा एक पोर्टल लाया गया है जिससे जो विधानसभा के जो विधानमंडल के जितने भी आंकड़े हैं या फिर विधानसभा के जितने भी आंकड़े हैं उन्हें सही रूप से स्टोर कर सके और वो विधानसभा का टाइम बचा सके। चलो तो इस आर्टिकल के बारे में जानते हैं कि प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति मार्च 2024 को प्रदान की। क्लियर। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के पूर्ण कंप्यूटराइजेशन में 17.52 करोड़ का व्यय होगा, यानी कि लगभग 17.5 करोड़ रुपए लगेंगे। क्लियर। चलो भाई, इस कार्य के लिए होने वाले व्यय का केंद्र तो 60% अनुदान देगा, उसके अलावा राज्य 40% ग्रांट देगा। क्लियर। चलो भाई, और जान लेते हैं समझौता। समझौता क्या है कि एक मिनट दोस्तों, समझौता क्या है कि इस पूर्ण कंप्यूटराइजेशन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा राजस्थान विधान सचिवालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया, यानी कि 3 समझौते हुए। इसमें खर्चा कितना आएगा? खर्चा, इसका काम क्या होगा? काम होगा जैसे कि अपन विधान जो सभा की कार्रवाई है उसे पेपरलेस बनाना है, मेन काम यही है कि उसका कंप्यूटराइजेशन करें। क्लियर। इसमें इसमें खर्चा आएगा ऐसे मानो कि 17.5 करोड़ रुपए आएगा, 17.52 करोड़ रुपए आएगा। क्लियर। और ये 3 त्रिपक्षीय समझौता है। समझौता पहला तो भारत सरकार, दूसरा राजस्थान सरकार और तीसरा राजस्थान विधानसभा का जो सचिवालय है उनके बीच ये समझौता हुआ है। क्लियर। चलो अभी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना पेपरलेस असेंबली या फिर ई असेंबली एक अवधारणा है जिसमें विधानसभा के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक माध्यम शामिल है। यानी कि इसमें क्या है, मैं मोटा मोटी ये बात है 2 बार बता दी कि जो विधानसभा की कागज कार्रवाई है, यानी कि कितने कागज हो जाते हैं, कितना डेटाबेस हो जाता है, तो उनको कंप्यूटराइज कर दिया, यानी कि उनको अपन इलेक्ट्रिक माध्यम से यानी कि कंप्यूटर वगैरह में उनकी बढ़िया फाइल वगैरह बना के उन्हें स्टोर रख सकेंगे। क्लियर। चलो भाई, अगला आर्टिकल क्या है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन का गठन। क्या है ये कि राजस्थान की वजनलाल सरकार ने भारत सरकार की तर्ज पर विकसित राजस्थान 2047 यानी कि 47 की योजना तैयार करने की प्रक्रिया के तहत राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का गठन किया गया है। क्या है ये कि भारत सरकार ने क्या कह रखा है कि 2047 तक अपन क्या करेंगे कि जो भारत को है पूर्ण विकसित बना देंगे, और उसी के तर्ज पे राजस्थान में जो भजनलाल सरकार है उन्होंने उसी पे तर्ज पे और विकसित राजस्थान 2047 योजना तैयार की गई है। यानी कि मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित कर देंगे और भजनलाल सरकार कह रही है कि 2047 तक राजस्थान को विकसित कर देंगे। यानी कि इस इनोवेशन या इस रीति की अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर या संरचना देख लेते हैं। इस निकाय के अध्यक्ष कौन होंगे? तो भजनलाल जी स्वयं होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री महोदय होंगे। इसके उपाध्यक्ष तथा पूर्वकालिक सदस्य का मनोनयन और जो चीफ मिनिस्टर साहब है मुख्यमंत्री साहब द्वारा किया जाएगा, जो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हो या फिर लोक सेवक हो या समाज सेवक हो या कोई उद्यमी हो। यानी कि मुख्यमंत्री, एक तो इसके अध्यक्ष तो होंगे मुख्यमंत्री, अन्य सदस्यों का मुख्यमंत्री द्वारा चयन होगा। वो क्या होंगे? कोई विशेष ख्याति प्राप्त हो या विशेषज्ञ हो, लोक सेवक हो या फिर समाज सेवक हो या फिर कोई उद्यमी हो। क्लियर। चलो अभी आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव रीति के मुख्य यानी कि इनोवेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। क्लियर। यानी कि जो प्रशासनिक सचिव है वो आयोजना विभाग के वो क्या होंगे? इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। क्लियर। चलो भाई, रीति के कार्य मोटा मोटी ये जान लेने हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य है कि 2047 तक और भारत को विकसित करना। उसके अलावा
रीति का गठन पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किया गया है। ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर। मोदी सरकार है जो सेंटर की सरकार है, उन्होंने 2047 का टारगेट बना रखा, उसी की तर्ज पे बनाया। क्लियर। रामगढ़ क्रिएटर 12 का, अपने राजस्थान 12 का देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। यानी कि जो अपना रामगढ़ क्रिएटर है उसे जियो हेरिटेज साइट, भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट और आधिकारिक रूप से 16 मार्च 2024 को घोषित कर दिया गया है। किसकी? राज्य सरकार की आधिकारिक रूप से। क्लियर। यानी कि और किया किसके द्वारा गया? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परामर्श पे। क्लियर। चलो भाई, अब इससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड फैक्ट देख लेते हैं। यह महत्व वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत घोषित संरक्षण रिजर्व अर्थात रामगढ़ संरक्षण रिजर्व के रूप में इसकी स्थिति से परिलक्षित होता है। क्लियर। चलो भाई, इससे रिलेटेड कुछ और आंकड़े हैं। चलो भाई, इससे रिलेटेड क्या है कि 12 जिले में 650 करोड़ वर्ष पहले उल्कापिंड गिरने के प्रभाव के कारण 3 किलोमीटर व्यास वाले और रामगढ़ क्रिएटर को जियो हेरिटेज साइट घोषित किए जाने से यह इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर। क्या हुआ कि राजस्थान के 12 जिले में 650 करोड़ वर्ष पूर्व एक उल्कापिंड गिरा था जिसके कारण और 3 किलोमीटर व्यास वाला एक गड्ढा बन गया। उसी गड्ढे को क्या कहते हैं? क्रिएटर कहते हैं। क्लियर। और वो रामगढ़ में स्थित है, इसलिए इसे रामगढ़ क्रिएटर कहते हैं। इससे टूरिज्म को, जो इको टूरिज्म है या फिर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उसको बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान की अपने जो संचित निधि है उसको सहारा मिलेगा कुछ। क्लियर। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सदस्य क्या महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, तथ्य देख लेते हैं। क्लियर। क्या है इस इम्पैक्ट क्या है? इस इम्पैक्ट क्रिएटर को कनाडा स्थित डाटाबेस सोसाइटी से मान्यता मिल चुकी है, जो अपना रामगढ़ क्रिएटर है। क्लियर। चलो भाई, रामगढ़ क्रिएटर पृथ्वी के भूवैज्ञानिक और खगोल जैविक इतिहास और जीव और पर्यावरण पर ब्रह्मांडीय टकराव के प्रभावों के बारे में जानकारी देता है। क्लियर। चलो भाई, क्या है क्रिएटर प्राचीन जीवों के जीवाश्म को संरक्षित करता है जो प्रभाव से पहले इस क्षेत्र में रहते थे। क्लियर। यानी कि इससे पहले जो जीव रहते थे उनकी जानकारी वगैरह देता है। इसे विश्व का 200वां और देश का 3रा क्रिएटर का दर्जा प्राप्त है। क्लियर। उसके अलावा सैनिक, अगला आर्टिकल है सैनिक कल्याण बोर्ड और देवनारायण बोर्ड सहित 7 नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्लियर। चलो भाई, ये देख लेते हैं। चलो भाई, नियुक्तियां, राजनीतिक नियुक्तियां, ये नियुक्तियां कब की गई थी? तो ये नियुक्तियां अपने को इतना ही याद रखना है, 16 मार्च 2024 को 7 नियुक्तियां की गई थी। क्लियर। चलो भाई, नियुक्तियां देख लेते हैं, इनकी बोर्ड की प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। तो पहला है किसान आयोग। किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री है। उसके अलावा जंतु कल्याण बोर्ड है, उसके अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई है। क्लियर। ये पूर्व सांसद है। अगला है जय नारायण और बोर्ड है, उसके अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बडाना। क्लियर। उसके अलावा राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड, इसके अध्यक्ष है प्रेम सिंह बाजोर। ये जो अपने नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र है, उसके क्या रहे हैं? पूर्व विधायक हैं। क्लियर। चलो भी, उसके अलावा अध्यक्ष उसके अलावा श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है प्रहलाद टांक। उसके अलावा जो राज्य की अनुसूची वित्त निगम है उसके अध्यक्ष है राजेंद्र नायक। उसके अलावा विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? राम गोपाल सुथार। ये याद कैसे होंगे? तो ये याद यहीं पर हो जाएंगे। क्लियर। चलो भी, याद करने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, थोड़ा सा जातिगत आधार पे याद करवाऊंगा। ये करवाना ठीक तो नहीं है, लेकिन
आप वो मत समझना, किसी कास्ट से रिलेट मत करना, ले मोटा मोटी समझ लेना। क्लियर? कि किसान आयोग, किसान ऐसे मान लो कि जो किसानी का काम करते हैं, उनके जो सरनेम में लगभग चौधरी पाते हैं। क्लियर? यानी कि चौधरी सरनेम वाले किसानी का काम ज़्यादा कर लेते हैं, करते हैं। ये याद रह गया। उसके अलावा जंतु के कल्याण के बारे में, जंतु जो अपने प्रकृति है उसके कल्याण के बारे में कुछ ज़्यादा कौन सोचते हैं? तो जाम्बो जी ने जो पंथ बनाया विश्नोई 29 नियम, तो वो जंतु, राजस्थान में जंतु और अपन कह सकते हैं पेड़ों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। उसके अलावा जो देवनारायण जी महाराज हैं वो है तो सबके, लेकिन जो गुर्जर जाति है उसके ये मुख्य देवता हैं। और जो ओम प्रकाश बडाना है, बडाना गुर्जर में क्या है? सब कास्ट है। क्लियर? तो सब कास्ट से याद रख लेना। क्लियर? अब ये जो प्रेम सिंह है, बाजोर है, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये नीम का थाना यानी कि शेखावाटी वाले क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर? और दूसरा इनके नाम के आगे क्या है? सिंह है। तो ये थोड़ा सा सैनिक वाली वाइब नहीं दे रहा क्या? यानी कि शेखावाटी में ज़्यादा सैनिक है। और उसके अलावा प्रेम सिंह बाजोर, तो सैनिक वाली वाइब नहीं आ रही क्या? तो इससे याद रख लेना ये सैनिक है। क्लियर? उसके अलावा जो कला बोर्ड है, कला टांक कैसे, कला कैस टांक, ऐसे नाम सा रिलेट नहीं हो रहा क्या थोड़ा? तो ये ऐसे याद रख लेना, या फिर और याद करवा दूंगा तो ये अपने आप याद रह जाएगा। कला टांक 2-4 बार ही करोगे तो इतना याद रह जाएगा। एक दोस्तों एससी जो अपने शेड्यूल कास्ट है उसमें जो अनुसूचित जाति है उसमें एक जाति है नायक, जो एससी में आती है। क्लियर? तो नायक कास्ट का किससे संबंध है? तो अनुसूचित जाति से। तो राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम, ऐसे याद रख लेना। क्लियर? और विश्वकर्मा कास्ट, कितनी कास्ट होती है विश्वकर्मा? तो 5 कास्ट है। जैसे कि अपन कह सकते हैं सुनार का काम यानी कि सोने का काम, लोहे का काम, लकड़ी का काम, या फिर कोई शिल्पी वगैरह का काम, या फिर अपन कह सकते हैं जो कांस्य वगैरह का काम करने वाली 5 कास्ट है। तो उस 5 कास्ट में से एक सुथार कास्ट, सुथार या बढ़ई कह देते हैं, खाती कह देते हैं, जांगिड़ कह देते हैं। तो ये विश्वकर्मा कास्ट से यहाँ पे याद रख लेना। क्लियर? तो ये थी अपने क्रोनोलॉजी की आज की पहली क्लास है, और कुछ एक आगे क्लास लेके और आपको ये सारा क्लियर करवा दूंगा। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि थोड़ा सा गर्मी का टाइम है, तो छोटी छोटी करके क्लासें एक साथ नहीं करवा सकता, क्योंकि आप समझ सकते हो गर्मी में एक साथ पसीना पसीना हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट 2-3 क्लास में ये आपको और अप्रैल माह की जो क्रोनोलॉजी की बुक है वो कंप्लीट करवा दूंगा। क्लियर?